बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वॉर का जो नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, उसी से जुड़ी, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते विवाद से जुड़ी जबरदस्त तनाव इस वक्त नजर आ रहा है दोनों के बीच। इजराइल और ईरान के बीच भी जंग की आशंका बढ़ गई है। ईरान पर हमले के लिए हम तैयार हैं, ये कह दिया है इजरायली एयरफोर्स ने। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जापान के बीच भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी पूरे विश्व में आप देखिए कैसी जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं। वॉर का नया मोर्चा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खुलता नजर आ रहा है, लेकिन तमाम देश जो हैं वो खुलकर अपने अपने साइड का इजहार कर रहे हैं। दो धड़े साफ तौर पर मिडिल ईस्ट के मद्देनजर भी नजर आ रहे हैं। इजराइल ईरान के तनाव की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात यूक्रेन पर छिड़े घमासान की कर लेते हैं। जी हां, अमेरिका के बाद ईयू की चीन को चेतावनी सामने आ गई है। यूरोपियन यूनियन की चीन को चेतावनी, रूस का साथ दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, यह क्लियर किया गया है ईयू की तरफ से। ईयू के साथ रिश्तों को ध्यान में रखे चीन, यह हिदायत। पुतिन को हथियार ना दे जिनपिंग, ईयू की तरफ से यह कहा गया है। कहा यह भी गया है कि अवैध युद्ध में रूस का साथ चीन ना दे। तो देखिए, जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती और उसके बाद ईयू की ये चेतावनी, यानी यूरोपियन यूनियन को ये नई दोस्ती बिल्कुल रास नहीं आ रही है और इसीलिए ये चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी नंबर 1, चीन किसी भी हाल में रूस को हथियार ना भेजे, ये साफ तौर पर कहा गया है। देखिए, दूसरी चेतावनी क्या है? रूस को हथियार देकर चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ेगा, ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन और चीन के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, यह सीधे तौर पर कहा गया। और हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से चीन और रूस की नजदीकियां बढ़ी हैं, वो हम सबके सामने। और यह भी कहा गया कि हम ज़ेलेंस्की के पीस प्लान का समर्थन करते हैं। यानी कि देखिए, इसमें विलेन किसको बनाया गया है। पांचवी बात जो है वो ये है कि शी जिनपिंग को खुद ज़ेलेंस्की से बात करनी चाहिए। ये यूरोपीय यूनियन की एक तरीके से सलाह है। बिल्कुल, और छठी जो चेतावनी है वो ये कि युद्ध पर पुतिन को क्लियर मैसेज दें जिनपिंग, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसका ठीक उलट होता हुआ हम देख रहे हैं। सीधे सीधे चीन रूस के साथ और बड़ी चेतावनी है कि जिनपिंग ने हथियार दिए तो जवाबी एक्शन होगा। यानी कि जिनपिंग, चीन ने अगर हथियार दिए तो फिर यूरोपीय यूनियन इसका करारा जवाब देगा। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, इस कॉन्क्लेव का हिस्सा हैं। उनके पास एक बार फिर लिए चलते हैं आपको। एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? पिछले दिनों खास तौर पर हमने देखा कि रूस और चीन किस तरह से नजदीक आए। यूएन में भले ही चीन की भूमिका निष्पक्ष रही हो, लेकिन अब अपनी तरफ के साइड का खुलकर इजहार करता हुआ चीन नजर आ रहा है, बताता नजर आ रहा है कि वो रूस के साथ है। ईयू को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। समीर, ये आपने जो अभी कवरेज दी है, एक विश्व में जो हो रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ मैं एसोसिएट करता हूँ जी। और इसमें एक मिडिल ईस्ट, पर्शियन गल्फ, वेस्ट एशिया का मुद्दा है और उधर ईस्ट एशिया में ताइवान, चीन, जापान, कोरिया का ये मुद्दा है। और ये जो अभी यूक्रेन में हुआ है और यूरोपियन यूनियन के ये जो हेड ऑफ कमीशन गई है, यूरोपियन कमीशन की उर्सुला और मैक्रोन की जो विजिट हुई है, एक ये संदेश लेके आए हैं। यूरोपियन यूनियन एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि किसी प्रकार से फर्स्टली शी जिनपिंग को अपील करें कि यूक्रेन के साथ बात करके किसी तरह से शांति का मुद्दा आगे करें, पर साथ ही में उन्होंने एक उनको थ्रेट, चेतावनी देने की कोशिश की है कि उनके लिए नतीजा अच्छा नहीं होगा अगर रूस को हथियार देंगे और उनका साथ नहीं दें। ये किस हद में यूरोपियन यूनियन कर सकता है कि उस चीन को थ्रेटन करे कि उनके पास चीन के साथ लड़ाई जाने का तो कोई ताकत नहीं है, पर इतना है कि जो इकोनॉमिक ट्रेड है, डेवलपमेंट क्या हो रही है, यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। जी, इस बीच डेवलपमेंट क्या हो रही है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजिंग में मैक्रो और जिनपिंग की हाई लेवल मीटिंग हुई है। मैक्रो ने जिनपिंग को पुतिन से बात करने को कहा है। मैक्रो ने कहा कि यूक्रेन पर बातचीत के लिए पुतिन को मनाए जिनपिंग।
यूक्रेन युद्ध पर गंभीर भूमिका निभाए जिनपिंग, ये फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए अब चीन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसे लेकर तो बहुत सवाल है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि मैक्रों की तरफ से एक ईमानदार कोशिश जरूर की जा रही है इस जंग को खत्म करने में। यूक्रेन पर चीन को रूस का बड़ा संदेश क्या है, अब यह देखिए। क्रेमलिन ने कहा चीनी मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं बनता, यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान रुकेगा नहीं, यह क्लियर कर दिया गया है क्रेमलिन की तरफ से। यानी रूस किसी भी तरह से पसोपेश की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है इस जंग के मद्देनजर। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से देखते हैं आप रूस के रुख को, और मैक्रो का एक तरफ रुख इस जंग की शुरुआत से ही हमें सीधे तौर पर यह नजर आया कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से यह जंग शांत हो जाए, लेकिन ना तो रूस ना ही यूक्रेन इसके लिए तैयार नजर आते हैं। देखिए, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, इसलिए नहीं तैयार है कि जहां रूस के पीछे चीन की परोक्ष शक्ति है, वहीं यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है, जो कि निर्बाध सप्लाई कर रहा है हथियारों की। ऐसे में चीन का जो एक 12 सूत्री प्लान था, पीस प्लान था, वही एकमात्र ऐसी चीज़ बचती है जिसके सहारे कुछ और आगे बढ़ा जा सकता है। और इसीलिए शायद, क्योंकि उसकी तारीफ पहले पुतिन ने भी की थी और बाद में जेलेंस्की ने भी की। मैक्रो भी वहाँ आए हैं। मैक्रो कहते हैं कि अब चीन को चाहिए कि ज़्यादा सीरियसली वो इसमें मध्यस्थता करे। हालांकि पुतिन अभी हाथ खींच रहे हैं, पुतिन कह रहे नहीं अब तो हथियार, अब तो लड़ाई बंद नहीं होगी, लड़ाई जब तक बंद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, इसमें यह है कि वेस्ट जो है वो चाहता है कि अगर मध्यस्थता हो तो तुरंत सीज फायर ही नहीं, तुरंत सेनाएं पीछे हट जाए रूस की। यूरोपीय यूनियन की इस चेतावनी का रूस और चीन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे ख्याल से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका और नेटो भी चेतावनी देते हैं। फर्क पड़ेगा क्या चेतावनी का? सर जी, मेरा ये सोचना है कि इसमें हमें समझना चाहिए कि अमेरिका ने चेतावनी दी है, पर अमेरिका ने पहले भी पूरे विश्व राजनीति के पटल को निराश किया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अमेरिका ने जो किया है इराक में, अफगानिस्तान में, वियतनाम में, कोरिया ने, वो गलत है। मैं हेजीमॉन नहीं मानता, पर फिर भी हमें ये बात यहाँ पर देख लेनी चाहिए कि अमेरिका को बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने चाहिए थे या नहीं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे ही रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, बड़ी मुश्किल से 4-4 महीने, 6-6 महीने डिबेट होती रही अमेरिका में, या फिर यूरोपियन यूनियन, स्टोल्टेनबर्ग और नेटो के स्टोल्टेनबर्ग, ये तो अभी एक्टिव हुए हैं, पर अमेरिका उन्होंने काफी देर की। लगातार ये आरोप तो लग ही रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस जंग को फ्यूल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मदद से बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। जी हां, रूस के खिलाफ बड़े काउंटर अटैक की प्लानिंग की जा रही है। क्रीमिया पर रूस को बड़ा झटका दे सकता है यूक्रेन। जेलेंस्की के प्लान क्रीमिया का खुलासा हुआ। अब आपको बताते हैं कि जेलेंस्की का यह मिशन क्रीमिया आखिर है क्या, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जंग को क्रीमिया पर दरअसल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और अगले महीने तक यह हो भी सकता है। अगले महीने तक हमला कर सकता है यूक्रेन, जिसकी चर्चा की जा रही है। यह देखिए, जेलेंस्की का आखिर मिशन क्रीमिया क्या है वो आपको समझा रहे हैं। जंग को क्रीमिया पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और अगले महीने तक, यानी कि मई के महीने में यह हमला कर सकता है। बिल्कुल, यानी क्रीमिया को लेकर उलझाने की कोशिश, रूस को किसी तरह से क्रीमिया में उलझाए रखा जा सके, यह तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक मुख्यालय की घेराबंदी का टारगेट रखा गया है और हमले के बाद पुतिन से जेलेंस्की बात करेंगे, इस तरह की योजना बनाई गई है, अमल में लाई जा रही है। दरअसल क्रीमिया को घेर कर रूस के सामने शर्त रखेंगे इलाके खाली कराने के लिए। ये सीक्रेट प्लान है। ये देखिए, जो जेलेंस्की का मिशन क्रीमिया है वो क्या है, उसको हम डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर क्रीमिया को लेकर जो इस वक्त प्लानिंग है और जो इरादे जेलेंस्की के नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में घातक माने जा सकते हैं। इसका अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार साहब, क्या अंदाजा है? क्रीमिया पर एक बार हमला हो चुका है, एक बार जेलेंस्की कर्ज ब्रिज को निशाना बना चुके हैं, पुतिन की नाक पर हमला कर चुके हैं, दोबारा इसकी तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो अंजाम क्या हो सकता है?
जब भी क्रीमिया पे अटैक हुआ है, क्लेमेंस्टाइन हुआ है, कभी भी उन्होंने इसको माना नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा है कि हमने अटैक नहीं किया, चाहे वो सेवास्तोपोल पे हो, ड्रोन अटैक हो, नेवल फ्लीट पे अटैक हो, उनकी शिप्स को भी डुबाया गया, वो भी उन्होंने कहा कि हमने नहीं मारा। कई बार उन्होंने माना ही नहीं है। अब देखिए, चूंकि ये नेवल बैटल की एक का शेप ले सकता है, ये एक तरह से आइलैंड है, वो पूरा ब्लैक सी है चारों तरफ, और क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हो सकते हैं इसके बीचेस पे, और इसके जो उपकरण हटाए जा रहे हैं नॉर्थ क्रीमिया से, आप जो देख रहे हैं ये सब, तो ये खाली कराने का मुद्दा ये है कि वो कह चुके हैं जेलेंस्की कि स्प्रिंग तक हम क्रीमिया पे अपना अधिकार जमा के और फिर हम टेबल पे आके नेगोशिएट करेंगे, ऐसा उनका बयान है। तो ये एक तरह से देखिए, एक तरह से वो पेरिफेरी पे आ जाएंगे। साउथ से क्रीमिया में अगर उनकी पकड़ होती है तो इनकी जो डॉनबास का जो पूरा रीजन है और जो मैरियापोल है अफेक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से क्रीमिया पर एक दबाव है, ये डीप पेनिट्रेशन की एक स्ट्राइक है, एक पोस्चरिंग भी हो सकती है और थोड़ा सा कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए रशिया सावधान है, उसकी पूरी फ्लीट है वहां पे, पूरी फ्लीट उनकी ब्लैक सी में पड़ी हुई है और वो पूरी तरह से तैयार है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, वो बड़ी खुशहाल हैं अपने जगह पे। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण तरीके से चल रही है, जो लगातार जारी है। यूक्रेनी फौज का रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। यूक्रेन के रॉकेट हमले से रूसी सेना को काफी नुकसान भी पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से जुड़ी यह बड़ी अपडेट आ रही है। यूक्रेन ने रूसी फौज पर रॉकेट के जरिए यह हमला बोला है और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि इस हमले से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको से मिले हैं पुतिन। नाटो के सामने मजबूत डिफेंस पर बात हुई है। नाटो की घेराबंदी पर रूस की नजर है। और देखिए, इजराइल और ईरान के बीच भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने ईरान पर हमले की चेतावनी दी है। इजरायली एयरफोर्स चीफ हेर्जी हालेवी का बयान सामने आया है। इजराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है, ये तक कह दिया गया है। हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे, ये कहा गया है इजराइल की तरफ से, यानी ईरान का नाम लेकर सीधे निशाना साधने की कोशिश। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, जहां पर इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार हम चाहेंगे इसकी और डिटेल आपको दें, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ सीधे इस वक्त जेद्दा से जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अरब वर्ल्ड में बारूदी उबाल हम देख रहे हैं, इजराइल वर्सेस ईरान की ये जो जंग के आसार हमें नजर आ रहे हैं, ये दरअसल क्या बताता है? और इस रीजन में जो टेंशन आज की तारीख में हमें नजर आ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? समीर भाई, सवाल बहुत अच्छा आपका। और ये जो बारूदी तूफान आप देख रहे हैं, जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जी, पहली चीज तो ये है कि ये काफी पुरानी बात है और हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, हम सब आपके व्यूअर्स सब जानते हैं। लेकिन अभी के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जी, इसमें जो कई ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कई ब्लॉक्स बनना और कई जो है वो राइवलरीज जो है एक दूसरे के साथ, फिर उनका साथ आना और जो इजराइल को नहीं पसंद आना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एक बात यहाँ पर हम देख रहे हैं आसिफ साहब कि ईरान की तरफ से एक बार भी इजराइल का नाम नहीं लिया गया है हालिया टेंशन पर अगर हम नजर डालें, लेकिन बार बार इजराइल की तरफ से ईरान को निशाना बनाकर बयान दिए जा रहे हैं। सीधे सीधे ईरान का नाम लिया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए हमारी फोर्सेस तैयार है। जी बिल्कुल, कल जब ये बात आई और आप ही के चैनल पे मैं डिस्कशन में भी था, तो ये जो कहते हैं ना कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कह दिया कि हम हमला कर भी सकते हैं, तो इनफैक्ट है तो ये बहुत बड़ी बात, लेकिन ऐसा कुछ होगा भी नहीं। और दूसरी तरफ एक प्रोवोकेशन भी हो सकता है। वो इसलिए प्रोवोकेशन हो सकता है कि आप देखें अगले ईरान की तरफ से खामोशी दिख रही है, आपने खुद कहा, हम सब जान रहे हैं। उधर बार बार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कैसे भी मामला आगे और बढ़ जाए, कुछ और ज्यादा
ये टेंशन बढ़ जाए, लेकिन इसकी जो आपने वजह अभी पूछी कि वजह क्या हो सकती है, मैं दोबारा उस पर जरा सा आपको बताना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स को भी कि वजह इसकी बहुत ही सिंपल है। ये अरब के अंदर और इजराइल का जो मामला, जैसा मैंने कहा, बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन अभी जो ये ईरान का और सऊदी अरब के बीच जो कुछ बहुत एक दोस्ती का और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स खुलने की जो बात चल रही है, और वो खुल भी जाएगी। फिर आप देखें कि सीरिया का अभी यहाँ पे अरब लीग होने वाला मई के अंदर, जी ठीक है। उस अरब में भी आपने देखा होगा कि सीरिया से और दूसरे जितने भी कंसर्न्ड अरब ममालिक हैं उनके जो हेड्स होंगे, वो सब उनके आने की पॉसिबिलिटीज। और ऐसे में आप जब देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका का हमेशा से एक इजराइल के साथ बड़ा कनेक्शन रहा है, बिल्कुल, और यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो दो धड़े हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इजराइल के साथ अमेरिका नजर आ रहा है, उधर फिलिस्तीन के साथ ईरान नजर आ रहा है, लेबनान की तरफ से तो हमले ही किए जा रहे हैं। कैसे ये महाविनाश का सेंटर डेवलप हो रहा है, इसकी एक एक डिटेल प्रत्यूष के पास है। प्रत्यूष आपको देंगे जानकारी। प्रत्यूष, क्या इजराइल बनाम ईरान, क्या महाविनाश का ये नया सेंटर बन रहा है? क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दरअसल में भारी टेंशन है। इजराइल ने ईरान पर हमले की सीधी सीधी चेतावनी दे डाली है। इजराइल के मुताबिक परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है ईरान, और ईरान के एटमी वेपन से इजराइल और साथ ही अरब देशों को एक बड़ा और गंभीर खतरा है। इजराइल की ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने की एक कोशिश है। अब यह भी समझते हैं कि ईरान का यह एटम बम क्या है। CIA का बड़ा खुलासा, 2023 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। एटमी वॉरहेड बनाने के लिए ईरान ने यूरेनियम जुटा लिया है। एटमी वेपन बनाने में चीन और रूस भी उसकी मदद कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान से हमले के बाद इजराइल का बदला। जी हां, इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल की तरफ से लेबनान में दागे गए हैं रॉकेट। लेबनान में हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया है और इन्हें उड़ा दिया गया है। लेबनान से इजराइल पर दागे गए थे 26 रॉकेट। तो देखिए, लेबनान में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार इजराइल की सरजमीन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कई हमले किए गए हैं और कुछ रॉकेट इजराइल की धरती पर गिरे भी हैं। इजराइल चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है, बावजूद उसकी रक्षा प्रणाली से दुनिया खौफ खाती है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल के सामने चुनौती क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत उसकी क्या है। ये देखिए, चुनौतियां, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है इजराइल। ताकत, फिलिस्तीन, इजिप्ट, सीरिया और ईरान का अनुभव, ये कहीं ना कहीं उसकी ताकत है। हमास और हिजबुल्लाह बड़े दुश्मन हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ा चैलेंज है इजराइल के सामने। ताकत देखिए, पावरफुल डिफेंस तकनीक से दुश्मनों में खौफ। आयरन डोम टेक्नोलॉजी का जिक्र यहां पर जरूरी है, जो बड़ी ताकत है इजराइल की। चुनौतियां, हिजबुल्लाह जमीनी लड़ाई वेपन से लैस है और हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जाता है। इजराइल उसका जवाब देता है। ताकत देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आयरन डोम टेक्नोलॉजी 90% हमले रोकने में ये सक्षम है। ये एक बड़ी ताकत के तौर पर, यानी अगर 100 मिसाइलें दागी जाती हैं तो उनमें से 90 हवा में ही ध्वस्त कर देता है इजराइल। चुनौतियां, हमास अक्सर अटैक करता रहता है। इस बार भी हमने देखा हमास की तरफ से हमले किए गए, इजराइल में कई रॉकेट गिरे। ताकत, लोगों को भी डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है ये मुल्क। फिलिस्तीन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है आज की तारीख में इजराइल के सामने, और ईरान से दुश्मनी तो चरम पर पहुंचती ही दिख रही है। ईरान पर पिछले दिनों हमला भी किया गया था, उनके ड्रोन सेंटर्स को तबाह कर दिया गया था। खुफिया एजेंसी मोसाद का दुनिया में खौफ है। ये एक बड़ी ताकत है। इंटेलिजेंस जो है इजराइल की, उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे साथ इस वक्त SVP सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, मोसाद की ये जो ताकत है, पिछले दिनों भी हमने देखा ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को, हमास को अगर हथियारों की सप्लाई की जाती है इजराइल बॉर्डर पर, तो भी उसकी सटीक जानकारियां हाथ लग जाती हैं इजराइल के, और हमले अंजाम दिए जाएं उससे पहले हथियारों की पूरी खेप बर्बाद कर दी जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से इजराइल का आज ये रुतबा है। देखिए, मोसाद जो है बहुत पुराने समय से ही जी विश्व का नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी गिना जाता है। हाँ।
और उसका जो काम है बहुत आगे है। अगर मैं उसको शतरंज के बोर्ड के ऊपर बताऊं तो एक घोड़ा है 2.5 कदम बाकी विश्व से आगे है और इसी को वो इस्तेमाल कर रहा है। आपको मैं 1981 की बताता हूं, जो कि ओसीराक रिएक्टर के ऊपर इराक के अंदर अटैक किया था इसराइल ने, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल्स थी उसके बारे कि वो भी न्यूक्लियर हथियार के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था और सारा विश्व हिल गया था उस समय। तो ये अभी जो मोसाद कर रहा है इसको इंटेलिजेंस है और ये जितने हमले हुए हैं इस समय, इसका जवाब तो जो उनके कैंप्स हैं हमास के, या बाद में हिज़्बुल्लाह या गाज़ा पट्टी में, उनको बर्बाद करेगा और काफ़ी तादाद में नुकसान इनको सहना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस समय ईरान जो बेशक इसराइल का नाम नहीं रह रहा है, उसके लिए यही सही है।